मॉड्यूल 5 ऋण। वे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें सामान्यतः छोटे और आपातकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के ऋणों को लेने के लिए वे ब्याज दरों को महत्व नहीं देते, इसलिए साहूकारों द्वारा वे ठगी का शिकार भी होते हैं। सामान्यतः इन आवश्यकताओं के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता पड़ती है। आपातकालीन और आकस्मिक जरूरतों जैसे स्वास्थ्य समस्या, त्योहारों, विवाह, मृत्यु आदि। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि उपकरणों जैसे कृषि मशीनरी, बीज, उर्वरक आदि खरीदने के लिए, बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पुराने घर की मरम्मत करने के लिए या एक नया घर बनाने के लिए, एक नए उद्यम व्यापार को शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो खुदरा व्यापार में लगे हुए हैं जैसे कारीगर, मजदूर आदि, जो तुरंत ऋण चाहते हैं और जिनको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। इसके अलावा साहूकार, पड़ोसी या रिश्तेदारों से अपनी आर्थिक आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए वे ऋण की मांग करते हैं। कभी कभी लोग अनावश्यक रूप से सिर्फ दिखावे के लिए पैसे खर्च करते हैं। ये आदत आपको कमाने से ज्यादा अनावश्यक और दिल खोल कर खर्च करने के लिए और ऋणदाताओं से पैसे उधार लेने के लिए प्रवृत्त करती है। इसलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि किसी भी अनावश्यक खर्च के लिए ऋण न लें, बल्कि आपात स्थिति या उत्पादन उद्देश्यों के लिए ऋण लें और इसका विवेकपूर्ण और बेहतर तरीके से उपयोग करें और बेहतर तरीके से चुकाएं भी। आपको अपने पैसे की बचत के साथ साथ मूलधन और ब्याज की अदायगी भी करनी चाहिए। यदि आप आय से अपने घर खर्च को पूरा नहीं कर सकते, बल्कि केवल उधार के पैसे से इसे पूरा करते हैं, तो ऋण की राशि कहां से चुकाएंगे? आप ब्याज का भुगतान भी नहीं करते हैं और आप ऋण चुकाने के लिए और कर्ज के जाल से मुक्त होने के लिए अपनी घरेलू संपत्ति तक बेच देंगे। ये सब आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। इस प्रकार जरूरी है कि आप अपनी आय के भीतर ही खर्च करें। अरविंद जी, हमने कुछ समय पहले ही ऋण लेने का सोचा था, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी सोचा कि हम इसे कैसे चुकाएंगे। इसके अलावा हम ये भी सोच रहे थे कि साहूकारों से ऋण लेना ज्यादा आसान होगा। राम, मैं आपको साहूकारों के बारे में बताऊंगा। साहूकार लोगों के बीच वित्त प्रदान करने का एक लोकप्रिय स्रोत है, जो कि बहुत उदार शर्तों पर ऋण देने की पेशकश करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ऋण प्रदाता भुगतान शर्तों के अंतर्गत देनदारों को यह सुविधा देते हैं कि उनके लेनदार या तो एक मुश्त पैसा दें अथवा असमान किश्तों में। लंबे समय तक की अवधि के लिए वे ऋण को आगे ले जाने की अनुमति देंगे ताकि देनदारों द्वारा ब्याज का भुगतान किया जा सके, क्योंकि ऋण प्रदाताओं का देनदारों के साथ कोई भी औपचारिक कानूनी अनुबंध नहीं होता है। हालांकि एक साहूकार से उधार लेने पर लाभ की तुलना में हानियां अधिक होती हैं। वे बैंकों व अन्य ऋण प्रदान करने वाली औपचारिक संस्थाओं की तुलना में ब्याज बहुत उच्च दर पर प्रभावित करते हैं। ब्याज दरों के लिए उनका कोई आधार तय नहीं होता, बल्कि यह बाजार के रुझान की अपेक्षा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर आधारित हो सकता है। एक साहूकार को पैसा वापस करने में सक्षम नहीं होने पर साहूकार द्वारा दिया जाने वाला दंड काफी खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि देनदार कुछ 10,000 रुपए वापस करने में सक्षम नहीं है, तो साहूकार लाखों की संपत्ति स्वयं के नाम पर करने की मांग कर सकता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें साहूकारों ने अपने ऋण की राशि वापस लेने के लिए अवैध तरीकों का प्रयोग किया है, जैसे धमकियां देना, हिंसा करना आदि आदि। साहूकारों से पैसा उधार लेने के पहले आपको
जागरूक और सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम कल्पना करते हैं कि आपने 12,000 रुपए का ऋण लिया है। हम गणना करते हैं कि लिए गए ऋण पर आप कितने ब्याज का भुगतान करेंगे। तुम यदि 1 वर्ष के लिए प्रति माह 5% ब्याज की दर से 12,000 रुपए का ऋण लेते हो तो नीचे दी गई गणना से पता चलता है कि तुमने 15,900 पर 3,900 का ब्याज चुकाया है। उपरोक्त तालिका के माध्यम से दिखाया गया है कि मूलधन का भुगतान किए बिना यदि केवल ब्याज का भुगतान किया जाता है तो यह राशि अंत में 7,200 रुपए होगी। आमतौर पर यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग केवल ब्याज का ही भुगतान करते हैं, न कि मूलधन का। 1 वर्ष के अंत के बाद वह पैसों का किश्तों की व्यवस्था के माध्यम से भुगतान करते हैं। यदि वे ब्याज का भुगतान करते हैं तो इसका अर्थ है कि वे साहूकारों को अधिक धन का भुगतान कर रहे हैं। इससे भी और अधिक जब ऋण लिया जाता है तब ऋण प्रदाता सोना या अन्य संपत्ति गिरवी रखवा लेते हैं, और जब कभी भी देनदार ऋण नहीं चुकाता तो ऋण प्रदाता उसकी संपत्ति नीलाम करके अपना पैसा वापस ले सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमें ऋण लेने के बारे में जानकारी मिली। यह ठीक है। साहूकारों के अलावा आप भी बैंकों और छोटे वित्त संस्थानों से ऋण ले सकते हैं। आजकल कई गैर सरकारी संगठनों और छोटे वित्त संस्थान MFI ग्रामीणों को उनके घर जाकर ऋण प्रदान कर रहे हैं। उन्हें बहुत ही कम कागजी कार्य करना होता है और कम दस्तावेजों की ही आवश्यकता होती है, और वे घर घर जाकर सेवाएं प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि आपने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपए का ऋण लिया है तो आप कितना पैसा चुकाओगे। एक निश्चित राशि का ऋण देने के लिए MFI विभिन्न प्रकार की फीस लेते हैं। उदाहरण के लिए ऋण देते समय ऋण का पंजीकरण शुल्क, ऋण प्रक्रिया शुल्क आदि की कटौती कर लेते हैं और शेष राशि ऋणी को दी जाती है। इसके अलावा वे 10 से 15% ब्याज की समान दर से ब्याज भी लगाते हैं। ब्याज व शुल्क संगठन दर संगठन अलग अलग होते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10% ब्याज की समान दर पर 12,000 रुपए का ऋण लेता है तो वह 50 रुपए ऋण पंजीकरण शुल्क के व 1% प्रक्रियात्मक शुल्क और 1,440 रुपए ब्याज के अदा करेगा। इस प्रकार आपको 12,000 रुपए के ऋण के एवज में 1,610 रुपए ऊपर से देने होंगे। यदि यही ऋण आप बैंक से लेते हैं तो आप ब्याज की राशि अपेक्षाकृत कम ही चुकाएंगे। मान लीजिए आप बैंक से 10% ब्याज की दर से घटते हुए शेष पर ऋण लेते हैं तो देखते हैं कि आपको 12,000 रुपए के ऋण के लिए कितने पैसे चुकाने होंगे। यदि बैंक से ऋण लिया जाता है तो आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक घटते हुए शेष पर ब्याज लेता है और अलग अलग ऋण पर ब्याज भी अलग अलग लगता है। ये विभिन्न ब्याज ऋण उत्पादों और परियोजनाओं पर निर्भर करता है। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि बैंक से ऋण लिया जाए, क्योंकि बैंक सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा ऋण लेने की प्रक्रिया और ब्याज दर में भी बैंक पारदर्शिता रखते हैं। आमतौर पर नए व्यवसाय के लिए व्यापार विकास, नए रोजगार, पशुधन, उर्वरक, बीज, मोटर पंप आदि के लिए बैंक ऋण देते हैं। किसान अपने फसल ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक से ऋण भी ले सकते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी उठा सकते हैं। साथ ही वह ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, कुआं खोदने के लिए मशीन इत्यादि के लिए भी ऋण ले सकता है।
बेशक बैंक क्रेडिट लिमिट यानी ऋण सीमा तय करके रखता है। यह विशिष्ट क्रेडिट सीमा फसल के लिए होती है। इस कार्ड के होने पर बैंक बिना किसी जमानत और बिना किसी उद्देश्य का उल्लेख किए ऋण प्रदान करता है। एक निश्चित अंतराल पर बैंक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड की एक सीमा तय करता है। यह सीमा व्यक्ति के क्रेडिट इतिहास अथवा ऋण लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। बैंक का ऋण मासिक, तिमाही, 6 माही विधि में भी भुगतान किया जा सकता है। मुझे जानकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बैंक दिए गए ऋण पर कम ब्याज व कम शुल्क वसूल करते हैं। अरविंद जी, क्या बैंक घर खरीदने, जमीन या निजी वाहन खरीदने के लिए भी ऋण देते हैं? हाँ विद्या, मैं इसी बात पर आ रहा था। बैंक इन चीजों के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। बैंक अपने बचत खाता धारकों के लिए व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण और वाहन ऋण भी देते हैं। यदि आपको किसी भी ऋण की जरूरत है तो आप बैंक प्रबंधक के पास जाइए। वे आपको सही दिशा में सलाह देंगे। वे आपको ये मार्गदर्शन दे सकते हैं कि बैंक से किस प्रकार का ऋण लें, किस ब्याज दर पर और कितनी अवधि के लिए। बैंक से लोन लेने के लिए आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: निवास का प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, आय का प्रमाण, वेतन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, पहचान का प्रमाण, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं आपको बताता हूं कि किस प्रक्रिया के माध्यम से बैंक से ऋण लिया जाता है। चरण 1, अपने बैंक या ग्राहक सेवा केंद्र को जानें। अपने नजदीकी या ग्राहक सेवा केंद्र का पता लगाने की कोशिश करें। आदर्शतः यह आपके घर के निकट हो और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। चरण 2, आय प्रमाण पत्र। विकासखंड अधिकारी से एक आय का प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आपके मासिक ऋण भुगतान की राशि स्थिर है या अस्थिर, आप अग्रिम शुल्क के बारे में पूछें और ये भी निश्चित करें कि ऋण एक बार में अथवा किश्तों में प्रदान किया जाता है। चरण 3, पूर्ण प्रलेखन। आप आवेदन की सामग्री को पूरा करें। इसमें सहायक दस्तावेज, संपत्ति, दायित्व और आय का ब्यौरा दें। यदि आपको वे सभी बातें बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण के संबंध में उस समय नजर आती है तो आप संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। चरण 4, संवितरण। अपने बैंक मैनेजर से चेक के रूप में अथवा अपने नाम पर नकद रूप में ऋण की राशि प्राप्त करें। ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान लगती है। ये तो है, किंतु दस्तावेज जमा करते समय सावधान रहना और जैसा कि मैंने कहा, ऋण लेने से पहले बैंक प्रबंधक से बात करें। मैं तुम्हें नगद ऋण के बारे में बताता हूं। बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भी नगद ऋण प्रदान कर रहे हैं। एक नगद ऋण छोटे और मध्यम पैमाने पर कारोबार करने के लिए एक प्रकार का अल्पकालिक नगद ऋण होता है। एक बैंक इस प्रकार की निधि प्रदान करता है, लेकिन बैंक को इस प्रकार का ऋण देने के लिए आवश्यक सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। यह सुरक्षित ऋण की सुविधा है। भुगतान के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिस व्यवसाय के लिए ऋण लिया गया है उस हेतु एक निश्चित सीमा की राशि तक ऋण की राशि आहरित की जा सकती है। इस सुविधा के अंतर्गत समय पर ऋण का भुगतान बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालेगा, जो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड है। किसानों को यह सुविधा देते हैं कि वे बैंक द्वारा नकद प्रदान करने हेतु की जाने वाली छानबीन की प्रक्रिया और समय व्यर्थ करने वाली प्रक्रियाओं से बचते हुए नगद ऋण की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। खराब फसल हो तो पुनर्भुगतान को
पुनः नियोजित किया जा सकता है और 4 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ये कार्ड वार्षिक नवीनीकरण के हिसाब से 3 वर्ष के लिए वैध होता है। पैसों की निकासी के लिए पर्ची, कार्ड, पासबुक का उपयोग किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड देश के बाहर भी जारी किए जाते हैं। ये कार्ड ऐसे किसानों को दिए जाते हैं जो पोस्ट ऑफिस के टर्मिनलों और एटीएम के माध्यमों से इन कार्डों के द्वारा लेन देन कर सकें। ये कार्ड सामान्य डेबिट कार्ड जैसा ही होता है, जो कि बैंक के माध्यम से किसी भी खाते के लिए जारी किया जाता है। ये कार्ड केवल एटीएम पर और पोस्ट ऑफिस पर ही उपयोग किया जाता है। पोस्ट ऑफिस और एटीएम पैसा निकालने की सुविधा अधिकतम 25,000 रुपये तक ही देते हैं। कैश क्रेडिट और किसान क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड उन लोगों के लिए उपयोगी है जो नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं और वे किसान जिनके पास उनकी भूमि है और जो उससे होने वाली आय पर निर्भर हैं। कैश क्रेडिट और किसान क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड उन लोगों के लिए उपयोगी है जो नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं और वे किसान जिनके पास उनकी भूमि है और जो उससे होने वाली आय पर निर्भर हैं। और मैं पक्का कह सकता हूं कि यह उनके लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा एक और सुविधा प्रदान की जाती है जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत बैंक एक खाता धारक के खाते में उपलब्ध राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार के वित्त का प्रयोग छोटे व्यवसायियों के द्वारा किया जाता है ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी को और अधिक लचीला बना सकें और व्यापार की मंदी की अवधि के दौरान अतिरिक्त धन लाभ भी ले सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की इस बढ़ी हुई राशि को निकालने पर अतिरिक्त शुल्क लेगा। साथ ही अन्य प्रकार के ऋणों के अलावा इस सुविधा पर भी ब्याज अधिक हो सकता है। अंत में ऋण के पुनर्भुगतान पर हम बात करते हैं। ऋण का पुनर्भुगतान बहुत ही गंभीर, कानूनी और महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व है। आपके पास ऋण की राशि पर्याप्त रूप से चुकाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि आप मासिक किश्तों और पुनर्भुगतान की अवधि के अनुसार ऋण को चुका सकें। अपना ऋण आप समय पर भुगतान करके एक जिम्मेदार देनदार की भूमिका अदा करते हैं। ये आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर भी सकारात्मक असर डालता है। ऋण के पुनर्भुगतान का एक बड़ा लाभ ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा और दूसरे बैंकों और औपचारिक वित्तीय संस्थानों से आपको ऋण प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप ऋणों का समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो आपका बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है और साथ ही बकाया राशि की वसूली के लिए भी आवश्यक कदम उठा सकता है।